हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज की क्लास जो है वो लास्ट क्लास है डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर की, जिसमें हमने वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट and ordinate of the point is equal to abscissa of that point। यानी ऑर्डिनेट और टेंजेंट की स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो एब्सिसा के इक्वल है। बट आप जानते हैं ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं? किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, राइट? तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट एंड स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट। बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट आप अच्छी तरह जानते हैं किसको बोलते हैं? ये फर्स्ट डेरिवेटिव को बोलते हैं, यानी कि dy/dx। आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट। एब्सिसा यानी x कोऑर्डिनेट, तो इसका x कोऑर्डिनेट x गिवन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके आप कर्व की इक्वेशन बना सकते हैं। ये पॉइंट का कहां यूज होगा? ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, यानी इसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, लास्ट में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है c, उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे इसकी हेल्प से। चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है। आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं लाइक दिस। वेरिएबल सेपरेट बन जाएंगे। यहां पे मैं लिख दूंगा गिवन दैट। सो गिवन दैट, ये हमें गिवन था, इसकी हेल्प से हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिया है इसे। एंड देन नाउ वी कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी विल गेट y²/2 इज इक्वल टू x²/2 प्लस c। नाउ सिंस इट पासेस थ्रू 0, -2, यानी आप x की प्लेस पे 0, y की प्लेस पे -2 डाल सकते हैं। तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर/2 इज इक्वल टू 0² प्लस c। आप देख सकते हैं इससे 4/2 कटिंग होके 2 आ जाएगा। सो देयरफॉर द इक्वेशन क्या बनेगी? y²/2 इज इक्वल टू x²/2 प्लस 2। आप चाहें तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, तो y² इज इक्वल टू x² प्लस 4। ये इसका आंसर आ चुका है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसी टाइप के अभी एक और क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एट एनी पॉइंट xy ऑन अ कर्व द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट -4, -3। कहने का मतलब ये है, जैसे ये कर्व है, ये मान लीजिए कर्व है, और ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसके कोऑर्डिनेट है xy। तो ये जो टेंजेंट की स्लोप है, ये टेंजेंट की स्लोप ट्वाइस है। किसकी ट्वाइस है? उस लाइन सेगमेंट की स्लोप की जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को किसी पॉइंट 4, 3 से ज्वाइन कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है 4, -3। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसकी स्लोप से डबल स्लोप है इस टेंजेंट की। समझ आया? और आपसे पूछा है कि कर्व की इक्वेशन बताइए क्या होगी, और आपको यह भी मालूम है कि कर्व जो है वो -2, 1 से पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को A मान लू और इसको, इस गिवन पॉइंट को B मान लू, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो ट्वाइस है किसके? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट की, और वो लाइन सेगमेंट AB है। ठीक है, टेंजेंट की स्लोप हम जानते हैं dy/dx होता है, और किसी भी लाइन सेगमेंट की स्लोप निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y -3 करेंगे, यानी कि y -3 अपॉन x2 - x1, तो x -4। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ दैट लाइन सेगमेंट है, और ये इसका ट्वाइस है। ये हमें गिवन है। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि इजिली यहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई किया जा सकता है। अगर मैं ये y+3 को ऐसे डिनोमिनेटर में ले आऊं, और ये 2 बाहर है, और dx को ऊपर ले जाएंगे, तो यहां पे हमारे पास होगा x+4। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं x मान के कर लेता हूं,
तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ y प्लस 3, देन यहां पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ log x प्लस 4, और क्योंकि सारी टर्म्स log में है तो हम c को भी log में ही लेंगे, तो log c। अब log को कटिंग करने के लिए हमें कंबाइन करना पड़ेगा, ये पावर को पहले ऊपर ले जाइए। अब यहां पे log a प्लस log b की आइडेंटिटी विच इज log a इंटू b, ऐसे हो जाएगा, log से log कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन आ चुकी है, मगर ये है जनरल इक्वेशन। अगर आप चाहते हो पर्टिकुलर इक्वेशन तो उसके लिए c निकालना पड़ेगा, और c निकालने के लिए ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। सिंस इट पासिस थ्रू -2, 1, तो अब x की प्लेस पे -2 डाल देंगे और y की प्लेस पे 1, तो ये बनेगा 1 प्लस 3 यानी 4 इज इक्वल टू, यहां -2 डालेंगे तो -2 प्लस 4 मिलके +2 बनेगा, +2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा, तो यहां से c की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। c की वैल्यू 1 आ गई, सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ कर्व इज, ये इक्वेशन थी कर्व की, y प्लस 3 और सामने c के प्लेस पे अगर आप 1 डाल देंगे तो सिर्फ x प्लस 4 का होल स्क्वायर रह जाएगा। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ कर्व आसानी से फाइंड कर ली, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मिलते जुलते थे, टेंजेंट की स्लोप से रिलेटेड। अब चलिए इनसे बिल्कुल हटके एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है एक बैंक है जिसमें प्रिंसिपल इंक्रीज होता है 5% पर ईयर के रेट से। आपसे पूछा गया कि कितने ईयर्स में 1000 रुपीज जो है वो डबल हो जाएंगे, और आपको एक ये वैल्यू भी गिवन है कि log 2 टू द बेस e की वैल्यू 0.6931 है, ठीक है। तो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, हम मान लेते हैं लेट प्रिंसिपल अमाउंट बी p, ठीक है। तो प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 5% पर ईयर, यानी कि dp बाई dt यानी रेट ऑफ प्रिंसिपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही है, ऑब्वियसली पर ईयर के हिसाब से है, तो दैट इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। जितना भी प्रिंसिपल होता है वो 5% बढ़ जाता है हर साल। तो नाउ यहां से मैं फंक्शन एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूंगा, 5% का मतलब है 5/100p। नाउ यू कैन सी के यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल किया जा सकता है, तो p को अगर मैं नीचे ले आता हूं यहाँ पे dp बाई p और dt को ऊपर ले जाता हूं, तो 5/100 तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट है, कटिंग हो जाएगी, इसमें 1/20 रह जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है। सो नाउ 1/p का इंटीग्रेशन आ जाएगा log p एंड देन 1/20 एज इट इज रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन विल बी t प्लस c, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, बट ना ही हमें p मालूम है, ना ही t मालूम है, और ना ही c मालूम है, तो इन सबकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। वो कैसे फाइंड करेंगे आइए जानते हैं। हमें गिवन है शुरुआत में 1000 रुपीज है, डबल करना है ना इसको, इसका मतलब ये है कि जब स्टार्टिंग थी, यानी कि जब टाइम जो था वो 0 ईयर्स था, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में, उस टाइम प्रिंसिपल की वैल्यू 1000 थी, ठीक है। तो अब मैं t की प्लेस पे 0 डाल दूंगा, प्रिंसिपल की प्लेस पे 1000 डाल दूंगा, तो यहां पे आ जाएगा log 1000, यहां पे t की प्लेस पे 0 डालेंगे तो इससे c निकल जाएगा। तो यानी कि ये c निकालने के लिए एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम थी एक तरह से, ठीक है। सो देयरफॉर अब ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी log p इज इक्वल टू 1/20t और c की वैल्यू है log 1000। अब इसके बाद आपसे क्या पूछे कि कितने टाइम में जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा। डबल का मतलब वो कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। तो नाउ हमें p को रखना है 2000 और t को फाइंड कर लेना है, राइट। अब p को 2000 रखेंगे, पहले प्रिंसिपल को हमने, यानी जब टाइम 0 था उस टाइम हमने प्रिंसिपल को कितना रखा 1000, क्योंकि स्टार्टिंग में 1000 था। आपसे पूछा कितने टाइम में या कितने ईयर्स में 1000 रुपीज डबल हो जाएंगे, डबल का मतलब 2000 हो जाएंगे। तो अब मैं ये वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं, यहां बनेगा log 2000 इज इक्वल टू 1/20t, t की जगह t रहने देते हैं, यही वाला t हमें फाइंड करना है, और साथ में आएगा log 1000, ठीक है। तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी यहां से, t की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये log वाली दोनों टर्म एक साइड पे लानी पड़ेंगी, तो ये बनेगा log 2000
माइनस log 1000 इज इक्वल टू 1/20t। ठीक है, अब log a माइनस log b की आइडेंटिटी होती है log a अपॉन p इज इक्वल टू 1/20t। अब आप देख सकते हो ये यहां से कटिंग हो जाएगी, तो यहां पे क्या बचेगा log 2। अब ये जो 20 है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, बट हमें इसकी वैल्यू भी गिवन है। ये वैल्यू जरूरी नहीं है हर बार गिवन होगी, बट इस क्वेश्चन में गिवन है। नहीं, अगर गिवन ना होती तो यही हमारा आंसर था कि टाइम की वैल्यू होगी 20 log 2 ईयर्स। अब क्योंकि log 2 की वैल्यू मालूम है, आप जानते हैं ना यहाँ पे बेस ई है, और मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में, कहीं पे भी बेस में अगर हम कुछ नहीं लिखते तो वो अंडरस्टूड होता है कि ई है। तो यहाँ पे भी बेस में अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो ये अंडरस्टूड है ई है। अब मैं log 2 बेस ई की वैल्यू डाल दूंगा तो t कितना आ जाएगा 20 इंटू 0.6931। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 से मल्टीप्लाई होगा 0 यहां पे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12 और 13 बन जाएगा, और 4 के बाद हमें यहाँ पे 0 लगा देना, तो इतने ईयर्स वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 ईयर से ऊपर वैल्यू है, अराउंड अगर आप बात करें तो अराउंड 3 मंथ्स, 3.5 मंथ्स की बात हो रही है, 3-4 मंथ्स की। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। पिछले क्वेश्चन से काफी डिफरेंट क्वेश्चन था। चलिए अब एक और भी इससे भी ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो यहां हमें क्या गिवन है, इफ अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, इन आएगा। एक कोई कल्चर है, किसी भी तरह का बायोलॉजिकल कल्चर होगा, उसमें नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख है स्टार्टिंग में। ऑब्वियसली जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल था ना, स्टार्टिंग में 1000, वैसे यहां पे स्टार्टिंग में नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख है। द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स, यानी कि हर 2 घंटे में जो नंबर है वो 10% बढ़ जाता है। यानी कि पहले 1 लाख थे तो 2 घंटे बाद 10% बढ़ जाएगा, तो 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000। तो इसका 10,000, 1 लाख का 10% 10,000 होता है, इसमें 10,000 बढ़ जाएगा, यानी कि 1,10,000 हो जाएगी वैल्यू। तो 1,10,000 हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स। आपसे पूछा कितने आवर्स में काउंट जो है वो 2 लाख तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और साथ में ये भी बताया कि द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था ना, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल 5% है, यहां पे परसेंटेज नहीं दी हुई, यहां पे सिर्फ ये बताया कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट है। अब नंबर प्रेजेंट यानी किसी भी मूवमेंट पे कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। लेट नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट अ पर्टिकुलर टाइम बी, से n मान लेते हैं इसे, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज n है। अब आपको गिवन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो इनकी रेट ऑफ ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनल टू द नंबर है। प्रोपोर्शनल के लिए ये वाला साइन आता है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, यानी उस टाइम जितने भी बैक्टीरिया है उस टाइम बैक्टीरिया है n। अब आप जानते होंगे, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, साइंस में भी पढ़ रखा होगा, 9th 10th क्लास में भी, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो उसे इक्वल टू बनाने के लिए हमें साथ में कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है। सो लेट दैट कांस्टेंट बी इज इक्वल टू k। ठीक है, अब यहां पे n जो है वो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है, k जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। n को मैं नीचे ले आऊंगा, यहां पे dt को ऊपर ले जाऊंगा ऐसे। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये जो k है ये कांस्टेंट है आप जानते हैं, तो इसकी आगे इंटीग्रेशन नहीं करनी है, I mean, वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो 1/n का इंटीग्रेशन आ जाएगा log n, और इसका आ जाएगा kt प्लस c। राइट, अब मुझे किस किस की वैल्यू मालूम है या किस किस की मैं पुट कर सकता हूं, आइए जानते हैं। हमें दिया है स्टार्टिंग में बैक्टीरिया का काउंट 1 लाख है, यानी कि जब टाइम 0 था उस वक्त नंबर ऑफ बैक्टीरिया 1 लाख थे, यही मालूम है। तो चलिए यहां पे मैं पुट कर देता हूं, ये बन जाएगा log ऑफ 1 लाख, t की वैल्यू 0 है तो यहां से c निकल जाएगा बेटा, तो c की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो देयरफॉर अब ये फंक्शन क्या बन जाएगा, log n इज इक्वल टू kt, और c की वैल्यू है log ऑफ
1 लाख। ठीक है, अब आगे क्या गिवन है? आगे गिवन है जब टाइम 2 आवर्स हो गया, जब टाइम 2 आवर्स हो गया उस टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने बढ़ गए थे? 10% बढ़ गए थे। तो 10% बढ़ रहा है ना, तो 1 लाख तो पहले से ही है, ठीक है ना। 1 लाख का 10% बढ़ गया, 10%, 1 लाख का 10% होता है 10,000। इसमें 10,000 ऐड कर दो, तो 10,000 ऐड करेंगे तो यहां पे ऐसे आ जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो अब मुझे पता है n की वैल्यू 1,10,000 है जब t की वैल्यू 2 है, तो मैं यहां पे पुट करूंगा, ये आ जाएगा log 1,10,000 इज इक्वल टू t की वैल्यू 2 है तो ये बनेगा 2k प्लस log ऑफ 1 लाख। ठीक है, अब यहां से हम ना k की वैल्यू निकाल पाएंगे। अभी भी मुसीबत हटी नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि शायद सॉल्व हो गया है, अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसे इधर लेके आऊंगा, इसे इधर लाके जब हम माइनस करेंगे तो log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लग जाएगी, वो आ जाएगा log, ऊपर आएगा 1,10,000, नीचे आएगा 1,10,000 नीचे आएगा 1 लाख, तो कटिंग होके 11/10 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, स्पेस थोड़ा कम था, इज इक्वल टू 2k। तो यहां से अब मेरे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की वैल्यू आ गई, 2 डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा log 11/10। ठीक है, log 11/10 आ गया। अब हमारे से ये पूछा कितने आवर्स में काउंट जो है वो 2 लाख पहुंच जाएगा। बेटा अब अभी तक स्टार्टिंग में आपका सोल्यूशन ये आया था, ठीक है ना, इंटीग्रेट करके, फिर आपने c की वैल्यू निकाल ली तो ये बन गया। अब c की वैल्यू निकालने के बाद आपने k की वैल्यू भी निकाल ली है, तो अब k की वैल्यू भी डाल दो। ठीक है, k की वैल्यू भी डाल देते हैं। Therefore the function is, अब ये वाला जो फंक्शन है वो क्या कन्वर्ट हो चुका है, वी हैव log n इज इक्वल टू kt, k की वैल्यू है 1/2 log 11/10 और साथ में है प्लस में log 1 लाख। ठीक है ना, log 1 लाख आ गया, दैट्स इट। अब लास्ट में हमने क्या करना है, हमने पुट करना है n की प्लेस पे 2 लाख और उस टाइम कितना है वो निकाल लेना है। यही पूछा ना कि कितने टाइम में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो 2 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो ये मेरे पास फंक्शन है, अब ये किसी की भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं सारा इरेज कर रहा हूं। सो मैं अब n की प्लेस पे पुट कर दूंगा 2 लाख लाइक दिस, और सामने यहां पे है हाफ log 11/10 और फिर है मेरे पास log 1 लाख। ठीक है, ये दो टर्म्स, ये जब इधर आके टाइम कहां पे गया, टाइम तो हमने लिखा ही नहीं, यहां पे इसके साथ t भी था। ठीक है ना, ये k की वैल्यू थी kt प्लस log, मतलब ये c की वैल्यू थी ना log 1 लाख, तो यहां पे एक t भी है हमारे पास। तो अब ये लाके इसमें माइनस करोगे तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। तो log a अपॉन b करेंगे तो वो log 2/1 बन जाएगा, क्योंकि 2 लाख को 1 लाख से कट करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू हाफ और आगे log 11/10 t। ठीक है जी, अब मैं इस 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू log 11/10 t। ठीक है, तो t की वैल्यू आने वाली है मेरे पास, मैं इसको डिवाइड में ले जाऊंगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 log 2 बाय log 11/10। ये वैसे आप इसे कहें कि आंसर आ चुका है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 को मैं यहां पे डिवाइड पावर में लेके जा सकता हूं तो log 4 बन जाएगा, बट स्टिल उसके बाद वो आगे सॉल्व नहीं होगा। अब इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो दैट मींस यही हमारा आंसर माना जाएगा कि इतने ईयर्स, सॉरी इट वाज नॉट ईयर्स, इट वाज आवर्स। तो इतने आवर्स के बाद जो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं वो जो पहले स्टार्टिंग में 1 लाख थे वो 2 लाख बन जाएंगे। ठीक है, समझ आया? ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट क्वेश्चन था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन प्रोसीजर सेम है तो मैंने यहां पे मैं इस क्लास में कवर नहीं कर रहा हूं। ये बैक्टीरियाज था, वहां पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पर्सन इन एन एरिया। यहां पे कल्चर में कितने बैक्टीरियाज है उसकी बात हो रही है, और वहां पे किसी रीजन में कितनी पॉपुलेशन है, कितने
अब वहां पे इंडिविजुअल्स है, उसकी बात हो रही है। तो सेम कैलकुलेशन से सेम ऐसी कैलकुलेशन होगी, इतने ही स्टेप होंगे, वो वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। तो चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो इससे थोड़ा और डिफरेंट है। तो मैंने इस क्लास में सारे डिफरेंट क्वेश्चन करने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो इस क्वेश्चन में द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। ये गिवन है हमें कि एक बैलून है, स्फेरिकल है और वो इन्फ्लेट किया जा रहा है, यानी उसको फुलाया जा रहा है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो हमें बताया है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है, यानी वॉल्यूम के चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, हमें गिवन है कि dv बाई dt एक कांस्टेंट है। फिर आगे जो बात हो रही है वो रेडियस की हो रही है, यानी इसके बाद अब वॉल्यूम की बात नहीं की। तो अगर वॉल्यूम की बात नहीं की तो यानी हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा बेटा, वॉल्यूम का फॉर्मूला डालना पड़ेगा। और हमें ये गिवन है इनिशियली रेडियस 3 यूनिट था, 3 सेकंड बाद रेडियस 6 यूनिट हो गया। तो आपको बताना है कि t सेकंड्स के बाद कितने यूनिट उसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे मैं वॉल्यूम की वैल्यू डालता हूं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, मैंने v की प्लेस पे वैल्यू डाल दी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू t। तो आर क्यूब का आ जाएगा 3r² dr/dt। ठीक है, और इज इक्वल टू के है। देखिए मैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड नहीं कर रहा हूं, तो सामने कहीं गलती से 0 मत बना देना, क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ इस साइड का हो रहा है। हमें गिवन है डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट के इक्वल है, चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अब इसके बाद में वेरिएबल्स इधर उधर करता हूं थोड़े से, ये 3 से 3 कटिंग करूंगा, 4 पाई यहीं पे रहेगा और r² dr भी यहीं पे रहने देते हैं, dt को अदर साइड पे ले जाएंगे। अब इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आप जानते हैं 4 और पाई कांस्टेंट है और यहाँ पे k भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं इसकी इंटीग्रेशन कर देता हूं। तो इसकी इंटीग्रेशन करने पे 4 पाई और r² का इंटीग्रेशन आएगा r³/3 और यहां पे सामने k इंटू t प्लस c, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद में इनिशियल वैल्यूज पुट करनी है जो गिवन है। हमें गिवन है इनिशियली रेडियस 3 था, यानी कि जब t की वैल्यू 0 थी, टाइम 0 था, तो उस टाइम रेडियस 3 था। तो चलिए ये वैल्यू पुट करते हैं। मैं रेडियस की प्लेस पे 3 पुट कर रहा हूं और टाइम की प्लेस पे 0 पुट कर रहा हूं। आप देख सकते हो ये 3 से कटिंग होगी तो 3 की बाद 2 रह जाएगा, यानी कि 9 रह जाएगा, और 9 4 द 36 होता है। तो c की वैल्यू हमने निकाल ली 36 पाई। ठीक है, सो देयरफॉर यही वाला जो फंक्शन हमारे पास आ चुका है, इसमें कौन कौन अननोन है? k और एक c, ये दोनों नहीं पता है, तो c तो निकल गया। चलिए, तो ये फंक्शन बन गया है 4 पाई r³/3, यानी कि फिर से मैं 3 को बाहर ले आऊंगा। ठीक है, और kt प्लस 36 पाई, ये बन चुका है। अब आगे कौन अननोन रह गया? k। वो कैसे निकलेगा? ये जो आगे दिया हुआ है, आफ्टर 3 सेकेंड इट इज 6, यानी कि जब टाइम हुआ 3 सेकेंड उस टाइम रेडियस कन्वर्ट होके 6 बन गया। तो चलिए अब ये वैल्यूज में पुट कर देता हूं। तो मैं r की प्लेस पे 6 पुट कर रहा हूं, दैट विल बिकम 4 पाई/3 इंटू 6³ इज इक्वल टू k इंटू 3, टाइम की जगह पे मैंने 3 डाला, इज इक्वल टू 36 पाई। अब आप देख सकते हो कि यहां से प्लस में 36 पाई है, यहां से अब मैं k की वैल्यू इजिली निकाल पाऊंगा। देखिए बेटा, पहले तो 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, 216 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 72। 72 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 288 मिलेगा। 288 इज इक्वल टू 3k प्लस 36 पाई, राइट? यही आएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? 36 पाई को इधर आके माइनस कर देंगे, तो माइनस करते ही ये वैल्यू आ जाएगी 252 पाई इज इक्वल टू 3k। तो यहां से k भी निकल जाएगा, 3 इधर डिवाइड में जाएगा, तो द वैल्यू विल बी 3 8 द 24, 3 4 द, तो ये k की वैल्यू आ गई। अब मैं k की वैल्यू यहां पे पुट कर दूंगा। लास्ट हमारे पास फंक्शन जो आया वो ये वाला आया हुआ है, ठीक है ना, जो हमने c की वैल्यू पुट करी थी इसमें, तो ये बन चुका था। अब इसमें मैं k की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो k की वैल्यू पुट करेंगे, बनेगा 4/3। सो देयरफॉर फंक्शन क्या बन गया? 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू k की वैल्यू है 84 पाई t प्लस 36 पाई,
ये आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर टी सेकेंड रेडियस क्या होगा, तो टाइम को टी ही रखना है जो कि हमने ऑलरेडी रखा ही हुआ है। रेडियस की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। चलिए अब सिंप्लीफाई करना है इसको, यानी आर की वैल्यू निकालनी है। ऑब्वियसली आर की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ टी ही निकलने वाली है। अब इसके कैसे सॉल्व करेंगे आर निकालने के लिए, सबसे पहले ये दोनों में से क्या क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं वो निकाल लीजिए। देखिए मुझे यहाँ पे 4 पाई दिख रहा है, तो मैं ये देखूंगा क्या इन दोनों में से 4 पाई कॉमन निकल सकता है। सो द आंसर इज यस, क्योंकि ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, और पाई भी दोनों के पास है। तो मैं इसे 4 पाई बाय 3 आर क्यूब लिख के यहां से 4 पाई कॉमन निकालूंगा। ऑल्दो इससे भी ज्यादा कॉमन निकल सकता है, मगर मुझे सिर्फ 4 की ही जरूरत है। 12 भी कॉमन आ सकता था वैसे। 4 पाई कॉमन निकालेंगे, यहां आएगा 21t प्लस 9, राइट। अब आप 4 पाई से 4 पाई काट दो, तो आपके पास आ गया आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 21t प्लस 9। अब आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट विल बिकम 21 3 63t प्लस 27, और फिर आर की वैल्यू निकालेंगे। ये जो क्यूब है अदर साइड पे जाके क्यूब रूट बन जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा इतने यूनिट्स, 63t प्लस 27 का क्यूब रूट, इतने यूनिट्स। अगर हमें गिवन होता ना कि बताइए कि टाइम कितना, कुछ टाइम गिवन होता है, जैसे 10 सेकंड गिवन होता है कि आफ्टर 10 सेकंड क्या रेडियस होगा, तो हमें यहाँ पे t की प्लेस पे 10 पुट कर देना था। बस उन्होंने बस यहाँ पे कोई टाइम की वैल्यू ना देके एक जनरल सोल्यूशन पूछ लिया आपसे टी की टर्म्स में। तो इससे हमें यह पता चल गया कि आफ्टर टी सेकंड, यानी अब मैं इस रिलेशन की हेल्प से कितने भी सेकंड के बाद अगर आप पूछना चाहेंगे कि कितना रेडियस हो जाएगा वो हम बता पाएंगे। अगर हमें पता लगाना है 20 सेकंड के बाद कितना रेडियस होगा तो टी को 20 डाल दो। अगर हमें पता लगाना है कि 35 सेकंड के बाद कितना होगा तो टाइम को 35 डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज्ड सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है। आई होप आपको आज की क्लास में किए वो सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, इंक्लूडिंग दिस वन। मैंने सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश की है इस क्लास में। एनसीईआरटी में गिवन जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, वो आपके कवर हो चुके हैं। एनसीईआरटी के बाहर के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सीबीएसई के लिए, क्योंकि सीबीएसई में वर्ड प्रॉब्लम के भी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बिल्कुल रूल आउट कर दें कि कभी आ ही नहीं सकता, आ कभी भी सकता है। बट एनसीईआरटी में गिवन इतने क्वेश्चन इनफ है वर्ड प्रॉब्लम के। सो आई होप आज की क्लास में किया सारा काम आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।